नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की आपने संवाद का पुनः अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, खमेनी ईरान में उनकी मृत्यु हुई। इस वक्त ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में एक अलग वॉर चल रहा है। लेकिन जिस तरह से खमेनी की मृत्यु के बाद भारत में अलग अलग शहरों में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं सर, और खबरें तो ये आ रही हैं कि उनको पैसे देकर सड़कों पर उतारा गया है ताकि भारत में दंगे जैसे हालात पैदा हो जाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अंजू जी, बड़ी गंभीर समस्या है और इस तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन एंड वेपनाइजेशन कि हमारे ग्रीवांसेस कुछ भी हो, आप म्यांमार में कुछ हो रहा है, आप आंदोलन भारत में कर रहे हैं। आजाद मैदान का आंदोलन आपको मुंबई का याद होगा, 2012 का अगस्त में, जिसमें 2 लोगों की मौतें हुई थी। महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिल्कुल अभद्र व्यवहार, वर्दी फाड़ी गई थी। इसी तरह हम आपको श्रृंखलाबद्ध तरीके से बताएंगे कि सिलसिलेवार तरीके से डेनमार्क में कुछ हो रहा है, फ्रांस में कुछ हो रहा है। आंदोलन और तोड़फोड़ आप भारत में कर रहे हैं, भारत की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, भारतीयों की हत्या कर रहे हैं। आखिर कहीं तो एक विराम लगेगा। यह संतोष का विषय है कि इस पे भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरीके का बवाल न होने पाए। अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो 163 बीएनएसएस, जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 144 थी, उसके अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई करें। लेकिन कह देना तो बड़ा आसान है। कश्मीर में देखिए, टीयर गैस शेल फायर करने पड़े। लखनऊ, बाराबंकी, आगरा और यहां तक कि पंजाब के लुधियाना में आंदोलन हो रहे हैं, हैदराबाद में आंदोलन हो रहे हैं। हम इसके थोड़ा सा ऐतिहासिक परिवेश में भी जाते हैं कि मान लिया, चलिए इतिहास की बात है, लेकिन इतिहास की बात, जो पैसे की बात आपने की है, 1835 में अवध के जो नवाब थे गाजी उद्दीन हैदर, लखनऊ की जो राजगद्दी थी अवध की, उन्होंने 1 करोड़ रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए दिया उधार पे, 5% सूद पे, कि आप बर्मा का युद्ध लड़े। खैर, मूलधन तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस नहीं किया। ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो सूद है उसको हम आपकी बेगमात को, और बेगमात के बाद जैसा आप चाहेंगे वैसा करेंगे। जब बेगमात सब गुजर गई तो उन्होंने इस फंड को इराक में नजफ, करबला, इस जगह के स्थानों पर मदरसे खोलने के लिए, आलिमों की तालीम के लिए और तालीम और मदरसे चलाने के लिए दिया। लेकिन जो काल चक्र पूरा हुआ, आप ये देखिए कि 150 साल में ये सारा पैसा पहुंच गया कहां? ये पहुंच गया आपके करबला और नजफ में, और इराक में इसके जो शाइन्स वगैरह थे वहां पर जाकर के इस पैसे का इस्तेमाल हुआ। 1850 से 1903 तक ये हो गया 6 मिलियन रुपीस, मतलब 6 करोड़ रुपए हो गया। और ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि खुमैनी के दादा बाराबंकी, लखनऊ से बगल में एक जिला है, वहां के ग्राम किंटूर में वहां पर आकर के रहे थे। ये बात है 1830 पे चले गए। तो ये रिश्ता जो ये खुमैनी का है, ये इनके दादा यहां पर थे बाराबंकी में, ये 1830 का पुराना है। वो बात खैर इतिहास के पन्नों की बात है। अब हम वर्तमान में आ जाए। ये 3 मार्च के बाद पुंछ में, जम्मू में, राजौरी में, श्रीनगर में और इस तरीके के जो आंदोलन और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ये इत्तेफाकन है कि कश्मीर से लेकर के हैदराबाद तक इस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं, ये जानते हुए कि आपके खुमैनी ने हमारे जब सीएए लागू हुआ तो उसकी घोर आलोचना की थी हमारे आंतरिक विषयों में। इसके अलावा कश्मीर के ऊपर उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 जो है बिल्कुल ही उसको हटाना बिल्कुल अनुचित था। ये हमारे इंटरनल मैटर्स के ऊपर दखलंदाजी थी। 2020 में जो दंगे दिल्ली में हुए थे, इन्होंने फिर आपत्तिजनक एक वक्तव्य दिया था कि मुसलमानों का नरसंहार हो रहा था। नरसंहार किसका हो रहा था ये सारी दुनिया जानती है। किस तरीके से वहां ताहिर हुसैन ने गोली और बम चला करके लोगों को मारा और आईबी के एक हमारे अधिकारी को चाकू से गोद करके उसकी नृशंस हत्या की गई। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे कि इनका जो पोस्चरिंग थी, और कश्मीर में भी जो शिया की जनसंख्या है वो इनको बहुत अपना आदर्श मानती है। तो ये भी कहती है एक मारोगे 1000 खुमैनी पैदा होंगे। अब इस चीज में जाहिर है कि कुछ भारतीय की कूटनीतिक मजबूरियां हैं। ईरान के साथ हमारे एनर्जी को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के, चाबहार पोर्ट को लेकर के एक अच्छा समझौता था। लेकिन खुमैनी ने ये जो 2-4 बातें की हैं, नंबर 1 दिल्ली दंगा, नंबर 2 कश्मीर के बारे में, नंबर 1 अनुच्छेद 370 के बारे में, इसका कोई औचित्य नहीं था हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करना। और ये जिस तरीके के यहाँ होते हैं, हमारी जो संस्कृति है, हम किसी की मृत्यु पर खुशी नहीं मनाते हैं।
हम किसी की मृत्यु पर खुशी नहीं मनाते हैं, लेकिन इस तरीके से हिंसा भड़का करके, यहां तक कि अगर धारा 144 और धारा 163 BNSS लगा करके नियंत्रण करना पड़े, टीयर गैस चलाना पड़े, ये तो मैं मुबारकबाद दूंगा पुलिस फोर्सेस को कि टीयर गैस से मामला निपट गया। वरना जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिस तरीके की क्राउड फंडिंग हो रही है, मुझे ये बताया जा रहा है कि क्राउड फंडिंग का भी एक बड़ा बोलबाला है यहां पर। अब लद्दाख में बताइए, अब लद्दाख में भी ये जिसको कहते हैं कि लद्दाख में भी आंदोलन हो रहे हैं। लद्दाख का क्या मतलब है? लद्दाख में आंदोलन का क्या मतलब है? इसी तरीके से लुधियाना, जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लुधियाना में भी इस तरीके के आंदोलन चल रहे हैं। लखनऊ की अगर आंदोलन की, मैं इस वक्त लखनऊ में हूं, यहां के आंदोलन को अगर आप देखें तो हर उम्र के लोग, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग यहां पर इस जो है इसमें शामिल हैं। और लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा से लेकर के और बाराबंकी तक, जहां किंटूर जो गांव था इनके दादाजी का, वहां तक ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन पुलिस ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसका नियंत्रण भी किया। सवाल ये उठता है आपका जो दूसरा सवाल, क्या इसकी फंडिंग हो रही है? इत्तिफाकन कोई चीज नहीं होती है अंजू जी। लोग आते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उसके लिए धन और उपलब्धियां होती हैं। और अगर नहीं हुआ तो आखिर इसका कारण क्या है? अगर धन खर्च हुआ है तो धन आया कहां से? धन आया कहां से? तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इसके पहले भी जो शिया क्लेरिक्स थे वो ईरान जाते थे और ईरान के ही जरिए उनको सारा मार्गदर्शन होता था। ईरान जो कहता था और ईरान बजरिए उनके उनकी स्कॉलरशिप्स और उनकी एक फंड है ईरान का भारत में, नाम मुझे उस फंड का याद नहीं आ रहा है, उस फंड के जरिए ही ये तमाम ताना बाना बुना जाता है। और इस फंड के बारे में मैं चाहूंगा भारत सरकार कि इसके ऊपर कार्रवाई करे, वरना समस्या बड़ी गंभीर हो जाएगी कालांतर में। इस तरीके के फंड जिसमें कि इनके आलिम, जिसको कहते हैं क्लेरिक्स, जो जाकर के ईरान जाकर के वहां पर भाषण देते हैं, उनके क्लेरिक्स भारत आकर के भाषण देते हैं। वैसे बताते खुद आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भड़काऊ भाषण को लेकर के, जिसको मैं कहता हूं वेपनाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रिलीजन, उसके बारे में मैंने आपको मिसाल दी थी। 212 आजाद मैदान, इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स एक फिल्म बनी थी यूएसए में, उसको लेकर के 2012 में जो आंदोलन हुए थे, 2017 में जेरूसलम को जब यूएसए इजराइल ने कैपिटल मान लिया था तब दंगे हुए थे, 2020 में कार्टून एंड रिमार्क्स आफ्टर किलिंग ऑफ सैमुअल पार्टी, 2023 में कुरान के बर्निंग के इंसिडेंट जो स्वीडन में हुए थे। इसके अलावा आप सच जानती हैं, ये किसी देश को ये अधिकार नहीं है अंजू जी कि हमारे आंतरिक मामलों में अनुच्छेद 370 हो, सीएए हो, दिल्ली का दंगा हो, और जितना स्वतंत्र भारत में ज्यादा किसी देश में मस्जिदें नहीं हैं। और ये हमारे गुरूर है कि तथाकथित, अब मुसलमानों को मैं अल्पसंख्यक नहीं कहता हूं, कि भारत में दो मेजर कम्युनिटीज हैं, एक हिंदू और मुस्लिम। माइनॉरिटी में आएंगे आपके सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इनको माइनॉरिटी कहा जाएगा। और जहां पर 25 करोड़ लोग अगर हैं, वो माइनॉरिटी तो नहीं कहा जाएगा। मेजर कम्युनिटी दो है, हिंदू और मुस्लिम। तो अगर सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, सारे त्योहार अमन अमान से मना रहे हैं, खुमैनी के हत्या के बाद मैं कहता हूं कि जो उनकी जो इजराइल और की बमबारी में जो मारे गए हैं, उसके बाद आपको जो करना शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करें। अब महबूबा मुफ्ती का नाम ले लीजिए आपने, महबूब, और मैं एक और नाम और ले लेता हूं, पीडीपी के हैं मोहम्मद फारूक इनकलाबी, इनका नाम ही इनकलाबी है। इन्होंने भी आलोचना की भारत सरकार ने खंडन क्यों नहीं किया और वो छाती क्यों नहीं पीटी। भारत सरकार क्या करेगी, ये भारत सरकार का निर्णय है। इसका निर्णय महबूबा और इनकलाबी नहीं करेंगे। और जो भारत सरकार ने किया है, विदेश नीति में शांत रहना भी एक पॉस्चरिंग होती है, ये भी एक पॉस्चरिंग है कि कुछ व्यक्त न करना, यही व्यक्त करना है। क्या पाकिस्तान ने निंदा की है? क्या सऊदी अरेबिया ने निंदा की है? क्या दुबई ने निंदा की है? अगर इन्होंने निंदा नहीं की है तो ये भारतीयों को सबसे आगे कहते हैं पहले आप चलिए। आप इन लोगों के दोहरे मापदंड समझ लीजिए। ये ऐसा कोई काम जोर दबाव करके, अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके अंजू जी ये चाहते हैं कि भारत कोई गलती कर दे। भारत ने बहुत कायदे से अपने कार्ड्स खेले हैं। और जब पहले खुमैनी और ईरान ने इस तरीके की आपत्तिजनक बातें की थी, अनुच्छेद 370 को लेकर के, दिल्ली दंगों को लेकर के, सीएओ को लेकर के, तो इनके राजदूत को विदेश मंत्रालय ने बुला करके इनको बड़े कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज की थी कि ये आपका अधिकार नहीं है कि हमारे आंतरिक विषयों में
आप आकर के हस्तक्षेप करें या वार्ता करें, आप सावधान हो जाइए। लेकिन ये तो बात अंजू जी आज तक की है। आगे की बात करें तो ट्रंप जी यही कह रहे हैं कि यह युद्ध 4-5 हफ्ते तक चलेगा। तो अगर आप देख लें कि 3 मार्च 2 मार्च से लेकर आज तक की कितनी घटनाक्रम हुआ है, तो दिन ब दिन हालात बद से बदतर ही हो रहे हैं, ठीक सुधर नहीं रहे हैं। अब इसमें जो आपका जो अंदेशा है वो बिल्कुल सही है कि फंडिंग अगर हो रही है तो भारत सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। जो एमएचए की डायरेक्टिव्स हैं, सबसे पहले शरारती तत्वों को चिन्हित करना, और इसके पहले भी जब कभी शिया सुन्नी दंगे होते थे, जब कभी इस तरीके के फसादात होते थे, तो प्रत्येक थाने में इनका लेखा जोखा लिखा रहता है। इनके ऊपर नजर रखें और अगर इन्होंने कोई आपत्तिजनक गतिविधियां की है तो कार्रवाई करें। दूसरी चीज जो आपने और भी महत्वपूर्ण कही है, ये तो हुआ आपका डेटाबेस। दूसरी चीज की आखिर फंडिंग जो हो रही है उसके पीछे कौन है और कितनी फंडिंग हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। जिस परिमाण में लुधियाना लद्दाख से लेके हैदराबाद तक अगर आंदोलन हो रहे हैं, ये नेचुरल तो नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल ही ऑर्केस्ट्रेटेड और प्रोग्राम्ड आंदोलन है। और अगर 2 दिन 3 दिन चल गए तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे धन बल तो है ही है। इनको लॉजिस्टिकली जो सपोर्ट कर रहा है, लाना ले जाना, बैनर, पोस्टर, भोजन, पानी आदि की व्यवस्था, बताया जाता कि रोजे चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी ये तो नहीं कि हवा में सब काम होते हैं। लेकिन जो भी आपकी व्यवस्था हो रही है, आखिर उसके धन के पीछे मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारा खुफिया विभाग, हमारी रॉ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, विशेषकर ईडी और सीबीआई इस तरफ बड़ी कड़ी दृष्टि लगा करके रखी है कि आखिर इनके धन के स्रोत क्या है। धन के स्रोत अभी आपने देखा होगा, हवाला के बहुत बड़े बड़े रैकेट पकड़े गए, सैकड़ों करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। और उसके बैकड्रॉप में मैं यही चाहूंगा, और उसमें भी मैं चाहूंगा कि अगर जो अरेस्ट किए गए हैं उनके बैकग्राउंड जरूर चेक कर ले और ये पूछे कि ये पैसा कहां से आया था और कहां जाने वाला था। और इनके पैसों के अब एक एक आदमी के बैंक खाते, अब आप ये देख लीजिए, आज के युग में इससे बड़ा अंधेर क्या हो सकता है। एक एक आदमी के 70 अकाउंट, यानी आप अगर 2 का तीसरा अकाउंट खोल ले या मैं खोल लूं तो इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी, बताइए सारे अकाउंट का हमें हिसाब दीजिए, और सारे अकाउंट आपने इतने ज्यादा अकाउंट खोले कैसे। एक आदमी सैकड़ों करोड़ खोल रहा है, 60-70 अकाउंट है। और क्या आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल करके ये नहीं जरूरी समझा कि इसके ऊपर हम कार्रवाई करें और ये सैकड़ों करोड़ का राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हो रही हैं इसके ऊपर कार्रवाई करें। एआई और मशीन लर्निंग आपको पूरी इसकी जान दे सकता है। एक आधार पैन कार्ड के ऊपर, एक पासपोर्ट के ऊपर कितने खाते हैं वो सब सामने आ जाएंगे। ये कार्रवाई क्यों नहीं की। जैसे छांगुर बाबा की सैकड़ों करोड़ रुपए की रिश्वत दे करके वो अलग हो गए, इसी तरह इस केस में भी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का आवागमन हो रहा है, मोटी रिश्वत दे करके। इस तरीके का डेटाबेस तैयार नहीं किया। आप कुछ कह रहे थे अंजू जी। सर मैं ये कह रही थी कि जो लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ उसको तो योगी आदित्यनाथ ने टैकल कर लिया, लेकिन आप अगर कश्मीर की तरफ जाए तो आप देखो वहां तो वो जो पीडीपी की नेता है महबूबा मुफ्ती, वो तो ट्रंप के और नेतन्याहू के पोस्टर जलाने में लगी हुई है। सर इतना दर्द है उनको, तो उनको पहलगाम में जिस तरह से हमारे देश के 26 नागरिकों का धर्म पूछ पूछ कर उनकी हत्या की गई थी बेरहमी से, उस वक्त तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या वहां के मुल्ला मुनीर का पोस्टर नहीं जलाया। तो सर ये जमात भी तो ऐसे लोगों को उकसाती है ना, ये भड़काते हैं, फंडिंग आती है और फिर लोग सड़क पर उतरकर इसी तरह का तांडव करते हैं कि पथराव करते हैं। और यही सब कोशिश लखनऊ में भी की गई और यही सब कुछ कश्मीर में किया गया। अंजू जी, इस तरीके के राजनेताओं के ऊपर हम चर्चा क्या करें, इनके ऊपर चर्चा करना समय की बर्बादी है। आपने इनकी नस नस पहचानती है। जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, मैं आपको वहां से ले जाता हूं, किसी ने एक शब्द कहा, किसी माई के लाल ने, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में इन सबको, क्योंकि तब इन्होंने इससे ज्यादा शर्मनाक घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई हुई नहीं थी, जो कश्मीरी पंडितों का पलायन, जबरदस्ती उनको कश्मीर से अपने वतन से उनको भगाया गया। उसमें एक शब्द नहीं कहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहलगाम में जो जात पूछ करके, धर्म पूछ करके जो उनकी निर्मम हत्या की, आपने एक शब्द निंदा का तब भी नहीं कहा। और आपने भर्सना तो छोड़ दीजिए। तो ये लग तो मौसमी लोग हैं, इनको सिवाय अपनी उम्मत के अलावा इनकी समझ में कुछ आता वाता नहीं है। ये सरासर पूरे तरीके से ये सांप्रदायिक सोच और तुष्टीकरण की राजनीति के न सिर्फ पालने वाले हैं, उसको पुष्पित पल्लवित कराने वालों में से हैं, बल्कि इसी तरह की थर्ड क्लास पॉलिटिक्स करके ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन ये जागा वो भारत है, ये पहचान रहा है
कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति और आपकी एक तरफा एक तरीके से जो रहम है, आपके आंसू केवल एक परिप्रेक्ष्य में बह सकते हैं। बटुआ लेके चलने की जो बात थी, जय फिलिस्तीन, जय गजा। अब हिंदुस्तान को तो ये ईरान वाले कहते थे ये तो बिल्कुल गजा और म्यांमार है। मतलब मैं आपके सामने फिर कह रहा हूं, खुमैनी ने ये कहा था कि हिंदुस्तान, गजा और म्यांमार ये एक तरीके से, मतलब ये आदर सूचक शब्द खुमैनी ने हम लोगों के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन उनके पक्षधर जो है आज जो है बात करें, ये भूल गए बड़े जल्दी कि भारत की किस तरीके से उन्होंने आलोचना भी की थी। खैर गुजर गए, इसलिए हम और कोई आगे बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए आपकी बात को कि ये लोग हमेशा उसी तरफ जाते हैं जहां पर इनको अपना उल्लू सीधा करने का, और सांप्रदायिकता तो इनकी नस नस में है, और चूंकि सांप्रदायिकता इनकी नस नस में है इसलिए इसके अलावा इनसे आप उम्मीद भी न कीजिए। ये अब जो बटुआ लेकर के पार्लियामेंट में जाती थी मोहतरमा, और आज भी जो उनकी थैला लेकर के आज एक शब्द नहीं, जी जय फिलिस्तीन, तो जय फिलिस्तीन नहीं, इनकी बात क्यों कर, केरला में चली जाइए जहां पर हमास के डिप्टी लीडर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, कोई बोलने वाला था? और ये सब चीजें सब बिल्कुल क्लियर है कि हमास और कश्मीरी चरमपंथी, इनको ट्रेनिंग देने हमास और इनका संबंध स्पष्ट हो चुका है। तो इस तरीके की चरमपंथी गतिविधियों पे और इनके द्वारा एक भी बुराई नहीं की। सब लोग फिलिस्तीन और हमास, आप यहां तक छोड़ दीजिए कि फिलिस्तीन और हमास की, मतलब इस चीज के बारे में देखिए, इन्होंने ऐसा इनको इस तरीके से हमवार कर रखा है कि ये नेता एक शब्द न हमास के विरुद्ध कहेंगे न फिलिस्तीन के विरुद्ध कहेंगे। हाँ, जो गलती इजराइल की है, 7 अक्टूबर 2 वर्ष पहले जो हत्याकांड हुआ था वो दरअसल मानवता की बड़ी सेवा हुई थी, उसके बारे में कोई एक शब्द नहीं कहेगा कि गर्भवती महिलाओं का पेट चीर करके बच्चे निकाल के उनको तालाब में फेंक के जब जला दिया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगी। महिलाओं को ले जाके ट्रकों में रौंद करके उनके साथ जिस तरीके के बंधक बनाया, और वो तो मैं समझता हूं अत्याचार की तमाम सीमाएं पार कर दी। तो आपने अगर बोया पेड़ बबूल का तो उसमें आम तो नहीं होगा, तो फल भोगने के लिए ये भी तैयार थे। हमास और ईरान ने जो किया है, और ईरान आज जो धमकी दे रहा है, तो उसके बारे में हमारे जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिल्कुल स्पष्ट है। और पॉलिटिक्स में कोई मुस्तकिल दोस्त और मुस्तकिल शत्रु नहीं होता है। आज अगर हमारे हालात हिंदुस्तान के जो संबंध हैं, इजराइल से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, ईरान से भी हैं, हमको देखता है कि हमारा सबसे ज्यादा लाभ और राष्ट्रीय हित कैसे प्राप्त होता है, और उस राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मान करके हम उसमें आगे बढ़ेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि तुष्टीकरण के लिए जय फिलिस्तीन या जय हमास, वो आपकी मजबूरी हो सकती है कि तुष्टीकरण के लिए आप ये सब हरकतें करें। लेकिन आज भारत, अब आप एक मोटी बता देता हूं, 2 दिन पहले मोदी जी क्यों गए थे इजराइल, और दोनों ने मंत्रणा करके कि ईरान पे बमबारी करवा दी। मतलब आप ये समझिए कि अब ट्रंप और इजराइल मिल करके मोदी जी के मशवरे के मोहताज हैं कि मोदी जी जब कहेंगे तब ईरान पे बमबारी होगी। इनकी मूर्खता की पराकाष्ठा और दूसरे के ऊपर दोषारोपण, यही इनकी सड़ी गली राजनीति है। अंजू जी सर, जैसे जो एमएचए ने एडवाइजरी जारी की है, उसमें तो यहां तक कहा गया है कि आईएसआईएस और ये जो अलकायदा है, ये भी भारत में अनस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ये इन लोगों की आड़ में दंगे फसाद करवा सकते हैं। और जब खुफिया विभाग से सर ऐसी जानकारी आती है तो आप बेहतर समझते होंगे कि वो वाकई बहुत गंभीर मामला होता है और राज्य सरकारों को इस पर अमल करना चाहिए। मैं फिर कहूंगी सर, योगी सरकार तो इस पर अमल कर रही है, लेकिन बाकी राज्यों में भी बहुत सख्ती के साथ इसको लागू करने की या पैनी नजर रखने की जरूरत है। जो कर रहे हैं उनको साधुवाद, योगी जी को साधुवाद, और जो नहीं कर रहे हैं मुसीबत को दावत दे रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा, आईएसआईएस और अलकायदा यहां ध्यान देखते हैं कब आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी डावाडोल हो रही है, कहीं पर फॉल्ट लाइन्स दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पर जो है एक फसाद की स्थिति उत्पन्न हो, तो वहां पर जाकर, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। लेकिन संतोष का विषय है कि मुंबई पुलिस ने अभी बड़ी अच्छी कार्रवाई करके इनके 2 नेटवर्क को ध्वस्त किया है। ये करंट बात है, इसके लिए मुंबई पुलिस को बधाई। लेकिन सतर्कता बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अलकायदा और आईएसआईएस, हम लोगों ने पड़गा गांव के बारे में बात किया था, और वहां के तमाम ऐसे एरियाज को जो आईएसआईएस की विचारधारा से पूरी तरीके से कुप्रभावित हो चुके थे। तो ये तो सही है कि इन्वेस्टिगेटिंग हमारी पुलिस एजेंसीज है, सुरक्षा बल है, उनको बहुत अत्यधिक सतर्क रहना होगा और इंटेलिजेंस को शेयर करना होगा। क्योंकि जो चीज महाराष्ट्र में हो रही है, कोई जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी उसके तार न फैले हों। अवश्य फैले होंगे,
और चूंकि तार फैले हैं इसलिए ये और भी आवश्यक है अंजू जी कि इंटेलिजेंस शेयर हो, पूछताछ के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आए, असलाह के बारे में, स्लीपर सेल के बारे में, और सबसे पहली बात फंडिंग कहां से आ रही है इसके बारे में कार्रवाई की जाए। सर, जो हमारा पंजाब स्टेट है, जो कि बहुत बॉर्डर एरिया है, जहां से पिछले दिनों कई घटनाएं देखने को मिली, मैंने और आपने इस पे बार बार चर्चा की है, उस राज्य में भी तो सतर्कता बरतने की जरूरत है। वहां से तो सीधे सीधे घुसपैठ हो रही है, आरडीएक्स पकड़ा जाता है, खालिस्तानी आतंकवादी पकड़े जाते हैं। सर, वो भी तो पाकिस्तान की आईएसआई की K2 थ्योरी में ही आता है ना। बिल्कुल आता है, और आपकी उसी प्रोग्राम के पीछे जो लोगों ने ऑब्जर्व किया, कितनी आपत्ति की उन्होंने आपकी उस प्रोग्राम को लेकर के कि वहां मकान बन गया है तो बीएसएफ वहां क्या कर रही थी। बीएसएफ तो जो कर रही थी वो कर रही थी, ये बताइए पंजाब सरकार क्या कर रही थी, और पंजाब पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी वही है। मकान जो बन गए वो बीएसएफ ने बनवाए हैं, मकान का बनना न बनना उनको आपत्ति। लेकिन आपका प्रोग्राम देखिए, आपके इष्ट मित्र और वेल विशर तो देखते ही हैं, लेकिन हमारे आपके शत्रु भी और देखते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। और इतनी अच्छी बातें करते हैं कि वो अपने कमेंट्स में भी लिख देते हैं। उनको बहुत मिर्ची लग गई कि बीएसएफ क्या कर रही, मकान बीएसएफ ने कैसे बनने दिया। मकान बनना न बनना मेरे प्रिय मित्रों और शिरोमणि जी, अब मैं किस चीज के शिरोमणि है वो मैं नहीं कहूंगा, अक्लमंद को इशारा काफी है। मकान बनना न बनना सरकार का काम है, बीएसएफ मकान न बनवा सकती न रोक सकती, लेकिन सीमा के ऊपर अब उसे चट्टान की तरह खड़े, बॉर्डर के ऊपर अगर बीएसएफ है तो मकान बन कैसे गया। सवाल ये उठता है, आप जो भी बॉर्डर मान ले, जहां बीएसएफ की सीमा समाप्त होती है वहां पर अगर बना लिया तो क्या वो भी आपत्तिजनक नहीं है। मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था, उस एरिया में मकान बनाने का अभिप्राय ही यही है कि आप पाकिस्तान से आपका कोई संबंध है, और शत्रु राष्ट्र को यही कहते हैं शत्रुबोध, शत्रुओं को दावतनामा, उनको आरामगाह देने के उद्देश्य से आप वहां पर मकान बनवा रहे हैं। तो ये अंजू जी इसके बारे में, लेकिन मुझे संतोष दो बातों का है। इस चीज को चिन्हित किया आपने, इसको टोका, जब चिन्हित किया तो इसकी आपत्ति मिर्ची लगी तो वो उन्होंने व्यक्त कर दी, उनकी जो है उनका क्रोध। तो ये चीज संतोष का विषय है। लेकिन आपका प्रोग्राम मुझे पता लगा है कि अभी सूचना विभाग वाले भी बहुत देखते हैं और सुरक्षा बल वाले भी देखते हैं, और जो भी सुझाव और परामर्श आप देती हैं उसको, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि वो कार्रवाई भी करते होंगे। और ये जो पाकिस्तान परस्ती की जो बातें आई हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है, ये केवल कार्य महाराष्ट्र सरकार का नहीं है, ये पूरे भारत का काम है कि एक मुट्ठी की तरह एक प्रहार करे जो शत्रु है हमारे, विशेषकर पाकिस्तान की तरफ से आने वाले जो आईएसआईएस और अलकायदा वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं गृह मंत्रालय की तरफ से उनका पालन होना चाहिए, क्योंकि जब खुफिया विभाग ऐसी जानकारी देता है तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।